हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। आज की क्लास में स्टूडेंट हम रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 11th का ही है, बट उसे रिवाइज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। आपने क्लास 11th में इसको पढ़ रखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। आपने पढ़ रखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है। इट इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। यानी कि कोई भी दो सेट में प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए उसमें ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन करना होता है। ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन करना होता है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है स्टूडेंट कि दो आपके पास सेट होंगे, उनका प्रोडक्ट करना है तो ऑर्डर में लेना है। मतलब अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हो तो पेयर है, इसका मतलब है कि दो एलिमेंट होंगे उधर, और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए से होगा और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो बी से होगा। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से होगा और जो सेकेंड एलिमेंट है वो बी से होगा। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और उनका हम एक ग्रुप बना दें तो हम उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और एक तरह से इसको समझते हैं थोड़ा सा कि फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, सपोज आपके पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, और उसमें जो पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर जिसको हम लेंगे, जिनको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें जो पेयर होगा उसमें जो पहला एलिमेंट होगा उसका, उस पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, और उनके हम कलेक्शन करके उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट देख रहे हो आप, यहाँ पे ए है और इधर पे आपके पास एक सेट है बी। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 एंड बी के एलिमेंट्स हो गए 4 5। ठीक है, अब हमें अगर ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? कुछ इस तरह से करेंगे। हमें ए क्रॉस बी करना है तो आप ध्यान रखिए कि सेट ए जो है वो फर्स्ट है और सेट बी सेकेंड है। तो जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट ए से लिया जाएगा और सेकेंड एलिमेंट जो है वो बी से लिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ हम लोग कर सकते हैं। 1 लिया यहाँ से मैंने और ये इधर से 4, तो 1,4 हो गया। उसी तरह से 1,5 हो गया। फिर 2 को ले लिया तो 2,4 2,5 देन अगेन 3,4 और 3,5। समझ में आई बात? इन सबको हमने एक सेट के अंदर कर दिया तो इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब इसी में आप देखो, अगर आपको बी क्रॉस ए फाइंड करना है, बी क्रॉस ए, तो ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ चेंज हो गया। अभी क्या हो गया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बी से होना चाहिए और जो सेकेंड एलिमेंट है वो ए से होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो चेंज हो गया। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट एलिमेंट को बी से लिया, दैट इज 4, और इधर से मैंने फर्स्ट एलिमेंट इसका ले लिया सेकेंड वाले एलिमेंट को ए से 1, तो 4,1 हो गया। सिमिलरली 4,2 4,3, फिर 5 को लिया मैंने 5,1 5,2 5,3। तो इस तरह से हमने देखा कि एक अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं या बी क्रॉस ए करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपको, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। अच्छा, ये समझना इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि जो रिलेशन और फंक्शन होता है वो इसी का पार्ट होता है। रिलेशन और फंक्शन जो होता है वो इसी का पार्ट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी रिलेशन है या फंक्शन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा। इसी में कुछ कंडीशंस को फॉलो करके हम इसी से कुछ एलिमेंट को पिक करेंगे और उससे हम एक रिलेशन या फिर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है ना भाई, समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है कि जिस तरह से हमने ए क्रॉस बी किया है उस तरह से हम ए क्रॉस ए भी कर सकते हैं। ए क्रॉस ए भी कर सकते हैं। उसमें क्या करना होगा कि हमारे दोनों सेट जो होंगे वो ए ही होंगे, तो हम एक इधर भी ए लिख देंगे, इधर भी यही सेम सेट होगा और इस वाले में भी यही सेम सेट होगा, फिर हम प्रोडक्ट कराएंगे। ठीक है, दूसरी जो बात समझनी है वो ये है कि कितने एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में होने चाहिए। कितने एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में होने चाहिए तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ जो आपके सेट हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और इसके पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो 3 2 6, यानी कि जितना इसका नंबर ऑफ प्रोडक्ट होगा और जितना सेकंड वाले सेट का नंबर ऑफ प्रोडक्ट होगा उन दोनों का प्रोडक्ट करके, यानी 3 ये और 2 ये, तो टोटल हुआ 6। तो 6 एलिमेंट्स आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में होने चाहिए, 1
2 3 4 5 6, उसी तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आ गया बात आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर अभी तक हम लोग जो बात कर रहे हैं वहां पे आपने देखा डेफिनेशन में भी कि हमने सिर्फ बात करी है नॉन एम्प्टी सेट की, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा कि ए या बी में से कोई भी एक एम्प्टी सेट हो जाए, 5 हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं? तो अगर ए या बी में से कोई भी सेट एम्प्टी हो जाता है तो उस केस में ए क्रॉस बी करें या फिर बी क्रॉस ए करें, उसका वैल्यू जो होगा वो 5 ही रहेगा, ठीक है। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और ए क्रॉस बी भी एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने समझ लिया किस तरह से करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर जो वर्ड है उसको भी आपने समझ लिया कि किस तरह से ऑर्डर्ड पेयर को लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का टॉपिक। आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, पॉज करके हम लोग उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के बाद अब हम चलते हैं रिलेशन की तरफ कि रिलेशन क्या होता है भाई। तो हमने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी रिलेशन को कई बार देखा है कि रिलेशन, कई सारे रिलेशन हमारे होते हैं, ठीक है। बट मैथमेटिक्स में रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से होगी, given any two non-empty set A and B, relation R from A to B is a subset of the Cartesian product। अभी भी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये रिलेशन जो होता है is a subset of Cartesian product derived by describing a relation between the first element and the other element। यानी x और y अगर दो एलिमेंट हैं किसी रिलेशन में, तो x सपोज a को बिलोंग करता है और y b को बिलोंग करता है, तो उनमें एक पर्टिकुलर रिलेशन गिवन होगा, उनमें एक पर्टिकुलर रिलेशन गिवन होगा और उस रिलेशन या उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम रिलेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम रिलेशन को लिख सकते हैं। थोड़ा सा समझते हैं और अच्छे से कि कैसे लिख सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि एक सेट A है हमारे पास जिसमें नेचुरल नंबर है फ्रॉम 1 to 14, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 14, और हमें क्या करना है, हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है A to A, ठीक है। यानी फर्स्ट सेट भी A है और सेकंड सेट भी जो है वो हमारा A ही रहेगा। अब एक कंडीशन देखते हैं यहाँ पे। कंडीशन क्या है? कंडीशन कुछ ऐसी है कि रिलेशन जो है वो x y है, ऑर्डर पेयर हो गया कि x जो है वो A से पिक किया जाएगा और y भी यहाँ पर A से ही पिक किया जाएगा बिकॉज दोनों सेट सेम है। अब जो कंडीशन दी हुई है वो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यही हमारी रिलेशन है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी x और y में ऐसा रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हमको ये देना है, तो इस तरह से मुझे रिलेशन गिवन है। अब ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3x इज इक्वल टू वाई हो गया, यानी y जो होगा वो 3 टाइम्स होगा x का, y जो होगा वो x का 3 टाइम्स होगा। इस तरह से मुझे रिलेशन बताना है। और इस सेट A से A को बिलोंग करेंगे x और y दोनों, ध्यान रखिएगा कि इस सेट A को ही बिलोंग करेंगे x और y दोनों। तो सेट हम अगर लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से आएगा। आप देखो, सबसे पहला जो एलिमेंट था 1 था, तो अगर हम x का वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं तो हमें y जो मिलेगा सेकेंड एलिमेंट वो 3 मिल जाएगा, तो 1,3 हो गया। सिमिलरली अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2,6 हो और 4,12 हो गया, ठीक है, 4 3 12। अब हम 5 भी ले सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू तो हम 5 ले सकते हैं, बट होगा क्या अगर हम 5 लेते हैं तो 5 3 जा 15 होता है और वो y का वैल्यू जो होगा वो 15 हो जाएगा। और y भी किसको बिलोंग कर रहा है? a को बिलोंग कर रहा है और a में 15 है नहीं, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते हैं। तो ये 4 एलिमेंट्स मुझे इस रिलेशन के अंदर मिल गए, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स, और मैंने एक रिलेशन क्रिएट कर लिया। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो हम लोग पढ़ने वाले, रिलेशन समझ में आ गया आपको। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, रिलेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज टाइप ऑफ रिलेशन। कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो जो 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं पहले मैं आपको वो बताऊंगा और उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपकी बुक में जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी वो यहीं से होगी, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट जो टाइप होता है दैट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? आप सपोज आपको एक रिलेशन दिया है तो आप कैसे उसको डिफाइन करोगे कि वो रिफ्लेक्सिव है? तो a relation is said to be reflexive if each element of a set A, कोई एक सेट A है, रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी किस A में जितने भी एलिमेंट हैं और जो भी प्रॉपर्टी हमको, जो भी कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेशन
उन सारे सेट में खुद से बन रहा हो। खुद से मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 है तो 1 का जो भी रिलेशन गिवन है वो 1 से ही बन रहा हो। एग्जाम्पल से समझते हैं तो जल्दी से समझ में आएगा कि कुछ ऐसा दिखना चाहिए x, x, इसको आप ध्यान रखिएगा, डबलेट जैसा इस तरह का कुछ दिखना चाहिए। जब हम उसको सॉल्व करें, रिलेशन क्रिएट करें, तो सारे एलिमेंट का, जैसे उसमें जितने भी एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1, 1 दिखना चाहिए, 2, 2 दिखना चाहिए, 3, 3 दिखना चाहिए, 4, 4 दिखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिया कि x माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, एन इज हेयर नेचुरल नंबर की एक्स एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें हमने रिलेशन जो दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई। अब आप देखो कि x, y तो है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे x को रखना चाहूं तो x अगर y के इक्वल है तो x खुद के इक्वल भी होगा भाई, x खुद के इक्वल भी होगा। तो हम हर एलिमेंट में नेचुरल नंबर में अगर हम 1 की बात करें तो 1 को किसके इक्वल लिख सकते हैं? 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर के मुझे डबलेट्स मिल जाएंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर के डबलेट्स मिल जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रिफ्लेक्सिव में बच्चों डबलेट दिखना चाहिए, रिफ्लेक्सिव में डबलेट दिखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? अभी नेक्स्ट रिलेशन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिलेशन जो आपको पढ़ना है, एग्जाम्पल भी देख लीजिए इसका पहले। एग्जाम्पल क्या है कि r इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बात करी कि डबलेट दिखना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसा भी आपको सेट गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो रिलेशन है दैट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? अ सिमेट्रिक रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ a, b बिलोंग्स टू r, देन b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है, देन क्या होना चाहिए कि b, a भी उसके अंदर होना चाहिए। एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं। देखो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ एक रिलेशन है 1, 3। अब मुझे चेक करना है कि ये जो रिलेशन पूरा गिवन है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आप देखो 1, 3 है, तो सिमेट्रिक होने के लिए उसको a, b, इसको अगर हम ले ले 1, 3 को, तो 3, 1 भी होना चाहिए। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे कि 3, 1 भी है। सिमिलरली 2, 5 है तो 5, 2 भी होना चाहिए, तो 5, 2 भी है। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम सिमेट्रिक कहते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि a, b अगर r को यानी रिलेशन को बिलोंग करता है तो b, a भी उस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? चलो फिर नेक्स्ट जो रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है उसमें। चलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता हूं मैं। ट्रांजिटिव, नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? कंडीशन को ध्यान से सुनिएगा। रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। यानी a, b भी r को बिलोंग कर रहा है, b, c भी r को बिलोंग कर रहा हो तो a, c यानी कि ये जो इसका सेकेंड मेंबर है वो यहां फर्स्ट मेंबर बन गया है और एक थर्ड मेंबर भी आ गया है। तो a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि अगर ये दोनों हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दोनों हैं तो ऐसा भी होना चाहिए, उसको ट्रांजिटिव होने के रिलेशन को। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पे आप देखो 2, 3 है, 3, 5 भी है, 3, 5 भी है। तो आप देखो a, b हुआ, फिर b, c हुआ, तो a, c यानी 2, 5 भी होना चाहिए। आप देखो दिख रहा है 2, 5 भी है। ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं 1, 6 है, 1, 6 है, 6, 8 है। तो आप देखो यहाँ पे ये b फिनिश हुआ था, यहाँ से b स्टार्ट हुआ है, तो ये थर्ड आ गया। तो 1, 8 भी होना चाहिए, 1, 8 भी है। ठीक है, तो ये भी अभी तक फॉलो कर रहे हैं। यहां पर देखते हैं 4, 9 है, बट 9, समथिंग नहीं है। तो आप यहां कंडीशन देखो कि ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए तब इसका नंबर आएगा। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो कोई पंगा ही नहीं है, तब तो वो ट्रांजिटिव है ही। ठीक है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो 4, 9 है, अगर 9, समथिंग नहीं है तो हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये आप कोई पंगा क्रिएट नहीं करेगा। समझ गए बात? चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका और अच्छे से समझने के लिए। देखो 4, 5 है, ठीक है, 5, 6 है। तो आप देखो यहां पे फिनिश हुआ, यहां पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 4, 6 भी होना चाहिए। तो ये देखो भाई 4, 6 भी है, 4, 6 भी है। ठीक है, यहां पर आप देखो 1, 7 है, लेकिन 7, समथिंग कुछ नहीं है, तो इसको चेक भी नहीं करना।
2,9 है बट 9, समथिंग कुछ नहीं है, तो इसको भी चेक नहीं करना। तो ये दोनों एलिमेंट्स को हमने चेक भी नहीं करना है और ये फुलफिल कर रहा है कंडीशन को, तो ये भी कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, यहां पे भी ये चीज हो सकती है कि डबलेट्स तो आपको मिल गया, उसके अलावा भी कुछ ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल गए साथ में, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डबलेट सारे मिलने चाहिए। एक सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके डबलेट मिलने चाहिए। अगर उन सबके डबलेट्स मिल गए तो बाकी कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वही चीज यहां पे भी फॉलो होती है कि अगर ए कॉमा बी, बी कॉमा ए मिल गया है, उसके अलावा अगर कुछ और भी लिखा हुआ है तो उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। समझ गए बात? ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आगे कुछ रिलेशंस और हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट रिलेशन है दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत सिंपल होता है इक्विवेलेंस। अभी आपने 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अगर कोई रिलेशन ये तीनों को फॉलो कर लेता है, यानी वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई? इक्विवेलेंस। फिर से बोल रहा हूं, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, अगर तीनों को फॉलो कर रहा है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो रिलेशन है दैट इज इम्पिटी रिलेशन। इम्पिटी रिलेशन आपको पता है कि इम्पिटी रिलेशन में क्या होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सेट में भी यही होता है, एम्पिटी सेट उसे बोलते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, तो कोई ऐसा रिलेशन दे दिया है जो सेट में किसी का, सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी हमको ऑर्डर्ड पेयर मिल नहीं रहा है, तो हम उस टाइप के रिलेशन को क्या बोल देंगे? एम्पिटी रिलेशन बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन को सिंपली हम समझ सकते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो पूरा का पूरा जो होता है वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। जैसे यहां आप देखो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है R इज इक्वल टू A क्रॉस A, यानी कि जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो गया, तो ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो आपने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े जो 3 इंपॉर्टेंट थे, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि हम लोग इस क्लास के अंदर उनको और अच्छे से थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, तो आप इसको नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखो एक एग्जाम्पल आ गया, आपकी बुक से ही मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एनसीईआरटी से। फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और बाकी की एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो यहां पर आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अ रिलेशन R इन अ सेट A एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन 14, डिफाइन एज R इज इक्वल टू x, y 3x - y इज इक्वल टू 0, जहां पे x और y दोनों के दोनों A को बिलोंग करेंगे। ठीक है, x और y दोनों के दोनों A को बिलोंग करेंगे और हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या फिर तीनों है। तो हम एक एक करके तीनों को चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए, फिर सिमेट्रिक के लिए और फिर ट्रांजिटिव के लिए। तो सॉल्यूशन में देखो ये आ गया 3x - y इज इक्वल टू 0। तो हम इस ये जो अपना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है रिलेशन, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें ताकि ये इजी हो जाए हमारे लिए। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव की, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? अगर आप समझ पाए हो तो मुझे सोच के बताओ, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि यहां पे 1 से लेके 14 तक जितने भी एलिमेंट हैं उनके डबलेट्स नहीं है हमारे पास। 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 14, यानी कि कोई भी एलिमेंट का हमारे पास डबलेट नहीं, और एक का भी नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, यहां तो किसी का भी नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट हमें चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग यहां पे चेक करते हैं 1,3 फिर 2,6। ठीक है, अब 1,3 है तो 3,1 भी तो होना चाहिए ना। अब ध्यान रखना आपको, अगर आपको चेक करना है तो आप उसमें ये मत ढूंढो कि कहां से वो कंडीशन फॉलो हो रही है, आप ये ढूंढो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे कि यही पहला ही वाला मुझे मिल गया 1,3 और 3,1 होना चाहिए भाई सिमेट्रिक के लिए, मुझे नहीं दिखा तो मैंने कह दिया यस R इज नॉट सिमेट्रिक सिंस 1,3 बिलोंग्स टू R बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, 3,1 होना चाहिए था। नेक्स्ट हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं 1,3 है। ठीक है, तो 3, समथिंग कुछ है क्या?
पहले तो हमें दोनों मिलने चाहिए ना, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी। तो 3 कॉमा समथिंग भी है भाई, देखो 3,9। अब क्या कंडीशन बनती है कि अगर ये दोनों मिल गए तो 1,9 भी मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं है हमारे पास। अगर नहीं मिलता तो हम नहीं चेक करते, लेकिन क्योंकि हमें मिल गया है 3,9, यहाँ पे देखो फिनिश हुआ और यहाँ पे ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट इसका सेकेंड एलिमेंट है, उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ए कॉमा सी है कि नहीं है। तो ए था हमारा 1, तो 1,9 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि R इज नॉट ट्रांजिटिव सिंस 1,3 बिलोंग्स टू R, 3,9 भी बिलोंग करता है R को, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। समझ में आ गई बात? ये सिंपल वे है आपको चेक करने का रिफ्लेक्सिव। तो आपको ये ढूंढना है कोई भी एक एलिमेंट ये प्रूव करने को मिल जाए कि वो सिमेट्रिक नहीं है या रिफ्लेक्सिव नहीं है या फिर ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, उल्टा काम करेंगे हम, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो ना हो, तो हमको इजीली वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम आंसर कर सकते हैं अपना कि R इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट्स हैं, उनको आप अटेम्प्ट करिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हो उनके आंसर्स, कौन सा है एनसीईआरटी को फॉलो करिएगा, और कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा ट्रांजिटिव है, कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा मुझे, और मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने उसका सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे, और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं आपके लिए करने की कोशिश करूंगा और जल्दी से जल्दी ये काम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।